रात को 11 बजे एक लड़की सुनसान रोड पर अकेली शादी का जोड़ा पहनकर रोड के बीचों बीच चल रही होती है। दोस्तों, तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी से एक व्यक्ति इसके पास आता है और इससे कहने लगता है कि आप बीच रोड पर क्यों चल रही हो, आप मरना चाहती हो? तो यहाँ पर ये कहती है कि हाँ साहब, मैं मरना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी गाड़ी से उड़ा दो। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का भी भावुक हो जाता है और उस लड़की को साइड में बिठाकर पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम क्यों अपने आप को इस दुनिया से विदा कर देना चाहती हो? दोस्तों, ये लड़की जब अपनी पूरी कहानी डिटेल से इस लड़के को बताती है तो ये लड़का भी भावुक हो जाता है। उसके बाद इसे ये अपने घर लेकर जाता है और जब एक रात ये आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, उसके बाद जो रात बीतती है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की हकीकत की घटना आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, ये मुंबई के अंधेरी इलाके से थोड़ा आगे बढ़कर एक सुनसान सा रोड है, वहां से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक रोड है जो ज़्यादातर लोग बाग उसमें दिन में ही चलते हैं, रात में बहुत ही कम लोग चलते हैं। आज यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम रिया होता है, जिसने शादी का जोड़ा पहन रखा था और वो सड़क के बीचों बीच चल रही थी। दोस्तों, पीछे से आर्यन यादव नाम का एक लड़का जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, अपनी बहुत बड़ी गाड़ी को लेकर आता है, बार बार हॉर्न देता है, लेकिन ये लड़की उसके बीच रोड से हटती नहीं। अब यहाँ पर ये आयरन गाड़ी को साइड में लगा देता है और इस लड़की के हाथ को झटकते हुए कहने लगता है, क्या तुम मरना चाहती हो? तुम्हें मेरी गाड़ी के सामने ही मरना है क्या? किसी दूसरी के सामने जाकर मर जाओ। दोस्तों, ये लड़की इस लड़के की तरफ देखती है और कहने लगती है कि हाँ साहब, मैं मरना चाहती हूँ, आप ही ये पुण्य का काम कर दो। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का एकदम से सोचने लग जाता है कि ये लड़की कह क्या रही है। फिर उसे साइड में बिठाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की पूरी कहानी अपनी डिटेल से बताती है कि आज मेरी शादी होनी थी और जब मेरा दूल्हा वहाँ शादी के मंडप में पहुँचता है तो घर वालों से वो बहुत कुछ डिमांड करता है। घर वाले यहाँ उसे इतना कुछ देने के लिए राजी नहीं थे, उनके पास इतना धन दौलत नहीं था। तो फिर यहाँ पर वो मुझे मंडप में सजी हुई दुल्हन को छोड़कर वहां से वापस चला जाता, अपनी बारात वापस ले जाता है। घर वाले मायूस बैठ जाते हैं और घर वाले इस सब का दोषी मुझे ही समझते हैं। वो कहने लगते हैं कि तू तो बहुत बेकार है, तेरे कदम भी इस घर में बहुत बेकार पड़े हैं और तू अब हमारे घर में रहने लायक नहीं है, तू यहाँ से भाग जा। दोस्तों, दरअसल इस लड़की की कहानी कुछ और ही होती है। जब ये लड़की 5 साल की होती है तो रोड पर ये लड़की ऐसे ही टहलती हुई इस परिवार को मिलती है। इस परिवार में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए इस लड़की को एडॉप्ट कर लिया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर इस परिवार की हालत भी ऐसी नहीं थी कि ये परिवार इस लड़की के लिए अच्छा सा धन दौलत दान में दे सके। लेकिन यहाँ पर अब इस लड़की को घर वाले क्या, माँ होती है, पिता तो उसके होते नहीं, वो कुछ दिन पहले ही चले जाते हैं, और माँ भी ये सौतेली होती है। दोस्तों, कहानी में और ज़्यादा ट्विस्ट यहाँ पर ये आ जाता है, जिन लोगों ने इस लड़की को एडॉप्ट किया था, वो जो माँ होती है वो तो कुछ दिन बाद ही चली जाती है। जो इस लड़की का पिता बनता है वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद यहाँ पर उसकी जो दूसरी पत्नी होती है उसको 2 बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटे हो जाते हैं। इस लड़की को फिर सौतेला ही माना जाता है और जब ये शादी योग्य होती है तो बस इसको वो ऐसे ही पैसे वाले को बेचना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर इस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि ये लोग उसे बेच नहीं पाए और दान दहेज के कारण इस लड़की को वहाँ मंडप पर सजी सजाई छोड़ दिया जाता है। जो इसकी सौतेली माँ होती है वो इससे कहती है कि तू यहाँ से भाग जा, तूने हमारी बेइज्जती करा दी। दोस्तों, ये लड़की करती तो क्या करती है, घुट घुट कर तो पहले ही जी रही थी, आज और इसके ऊपर इस तरह से बोझ आ जाता है। फिर ये अपने आप को ख़त्म करने का फैसला लेती है। उस लाल जोड़े में ही ये सड़क पर निकल पड़ती है कि कोई तो आकर उससे टकराएगा, कोई उसे टक्कर मारेगा जिससे वो इस दुनिया से विदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब यहाँ पर आयरन इसकी पूरी बातों को सुनकर इसे अपने
साथ गाड़ी में बिठाता है और इसे अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर अपने नौकर को कहता है कि इसके लिए एक कमरा तैयार करो। फिर एक कमरा तैयार कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर इस रिया से कहा जाता है कि अब आप आराम करो, मैं सुबह बात करूँगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये रिया कमरे के अंदर चली जाती है। नौकर उसे खाना भी देकर आता है। थोड़ा बहुत खाना वो खाती भी है और वो सो जाती है। उसे नींद तो कहाँ आ रही थी, इधर आयरन को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी यही सोच रहा था कि पता नहीं ये लड़की रात को कुछ गलत कदम ना उठा ले। फिर भी यहाँ पर उसे काफ़ी बार उसने समझाया था तो शायद रिया की समझ में आ गया था। जैसे ही अगली सुबह होती है तो आयरन रिया के दरवाजे पर पहुँचता है और कहने लगता है, गुड मॉर्निंग रिया, तुम कैसी हो? तो यहाँ पर रिया कहती है कि पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और मुझे अब ठीक सा लग रहा है। तो यहाँ पर आयरन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ शुरुआत कराना चाहता हूं। तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकती हो, जिसमें तुम्हारा मन है वो तुम काम कर सकती हो। दोस्तों यहां पर रिया जब ऐसी बातें सुनती है तो रिया को बहुत अच्छा लगता है। रिया को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो कहती है कि मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। दोस्तों फिर यहाँ पर उसके लिए पेंटिंग का सामान मंगवाया जाता है और रिया जो खूबसूरत पिक्चर वहाँ बनाती है, उस पिक्चर को देखकर आयरन भी गदगद हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर रिया फिर कई सारी पिक्चरें बनाती है। उनमें इस असलियत झलक रही थी। उनमें यह दिख रहा था कि वाकई में ही इनके अंदर इंसानियत। तस्वीर भी ऐसे लग रही थी कि जैसे ये मुख से अभी कुछ बोलने वाली है। दोस्तों अब यहाँ पर एक दिन आयरन रिया से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ और तुम्हारी जो पिक्चर है उनका आज एग्जीबिशन कराना है, उनकी आज सेल करनी है। दोस्तों एग्जीबिशन के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, तरह तरह के वहाँ पर आर्टिस्ट थे, सभी लोग अपनी अपनी पिक्चरों को वहाँ पर दिखा रहे थे। लेकिन जब रिया की पिक्चरों को देखा जाता है जो उसने बनाई थी, तो उन पिक्चरों को देखकर हर कोई व्यक्ति गदगद हो जाता है और उन पर मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर उनकी जो तस्वीरें वो बिक तो जाती हैं, लेकिन रिया के जीवन में एक नया और तूफान आने वाला था जिसकी कल्पना भी रिया ने नहीं की थी। जो इसको मंडप में छोड़कर गया था, आज जब वो इस तरह का वाकया देखता है कि रिया एग्जीबिशन में इतने रुपए की तस्वीरें बेच रही है, तो उसे अपने आप पर लालच आ जाता है, अपने आप पर शर्मिंदगी आ जाती है और वो रिया के पास आकर कहने लगता है कि रिया, तुम्हें बहुत दिन हो गए दूर हुए, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ। दोस्तों आयरन यहाँ पर इसकी तरफ देखने लगता है और फिर आयरन कहने लगता है कि तुम इसके साथ शादी क्यों करने वाले हो, तुम हो कौन? तो ये यहाँ पर आयरन से कहता है कि तुम बताओ पहले, तुम कौन हो? मैं तो इसका होने वाला पति हूँ और तुम कौन हो जो इतने बीच में आकर मेरे से ऐसी बातें कर रहे हो? तो आयरन यहाँ पर कुछ जवाब नहीं देता। फिर यहाँ पर रिया उसकी तरफ देखने लगती है। वो रिया का हाथ पकड़ने वाला होता है। रिया झटक कर अपना हाथ अलग कर लेती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बनी थी। उस दिन भी तुमने मुझे बीच मैदान में यानी कि बीच शादी के मंडप पर छोड़ दिया था और मैं बिल्कुल मरने ही वाली थी। आप कह रहे हो ना कि ये कौन है? इन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया है और इनका मेरे जीवन पर पूरा अधिकार है। दोस्तों यहाँ पर आयरन भी जब ऐसी बातों को सुनता है तो आयरन को भी अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर ये लड़का जो इसका होने वाला पति होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें अब मेरे साथ ही चलना होगा, कोई तुम्हें अब यहाँ से मुझे नहीं बचा सकता। दोस्तों आयरन बीच में आता है, उस लड़के का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें शायद मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मैं आयरन मल्होत्रा हूँ, मैं तुम्हें खड़े खड़े यहीं पर खरीद सकता हूँ। यहाँ पर गनीमत यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, उसी में तुम्हारा भला है, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों थोड़ी देर में ही वहां पर गार्ड आ जाते हैं। आयरन से कहने लगते हैं साहब आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्हें पता नहीं है आप कौन हो। उसके बाद आयरन रिया को लेकर अपने घर चला जाता है। रिया आज यहाँ पर आयरन के ऐसे रूप को देखकर और ही तरह से सोचने लग जाती है। जो आयरन है वो भी रिया के बारे में और ही कुछ सोचने लग जाता है। दोस्तों अब रात भर ये दोनों के दोनों अलग अलग कमरों में सो रहे थे, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात दोनों ऐसे ही एक दूसरे के ख्यालों में खोकर अपनी रात को बिता देते हैं। जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह जो रिया होती है आयरन के लिए चाय बना कर लेकर आती है और फिर आयरन से कहती है गुड मॉर्निंग आयरन,
आपके लिए मैं चाय बना कर लाई हूँ। दोस्तों आज नौकर से चाय नहीं बनवाई गई थी, खुद रिया चाय बनाकर लेकर आई थी। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि रिया के दिल में भी कुछ चल रहा होता, आयरन के दिल में भी बहुत कुछ चल रहा था। तो यहाँ पर रिया से आयरन कहने लगता है कि रिया, क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रहना चाहती हो? तो यहाँ पर रिया अपनी आंखें नम कर लेती है और गदगद हो जाती है। वो आंसू खुशी के होते हैं और भागकर आयरन के गले लिपट जाती है, कहने लगती है कि आयरन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर आयरन भी उसे अपने गले लगा लेता है और उसके बाद ये दोनों मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर दोनों की बड़ी ही धूमधाम से लोगों के सामने शादी होती है। और जब शहर में शादी हो रही थी तो इस लड़की की माँ, जो सौतेली माँ होती है, उसे भी पता चलता है कि इस तरह से शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की। तो वो भी इस शादी में आती है। हालांकि यहाँ पर आयरन उसका कोई तिरस्कार नहीं करता, उसे बस यही कहता है तुमने जो कदम उठाए थे वो बहुत गलत थे, लेकिन आज भी आप मेरी सासू माँ हो तो मैं आपका आदर करता हूँ, आप यहाँ पर आ सकती हो, यहाँ पर बैठ सकती हो। दोस्तों शहर के बीचों बीच बहुत बड़ी शादी होती है और इस शादी में बहुत गरीबों को बहुत बड़ा बड़ा दान दिया जाता है। हर कोई व्यक्ति इस शादी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करने लगता है। हर कोई व्यक्ति यही कहने लगता है कि यार वाकई में ही आयरन बहुत नेक इंसान है, जिसने एक ऐसी लड़की को सहारा दिया, उसके बाद आज उसे अपना भी लिया और उसके साथ वो अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को यहाँ पर किसका पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, आयरन का, रिया का, या रिया की सौतेली माँ का, या उस रिया के दूल्हे का जो होने वाला था लेकिन हुआ नहीं? तो आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे साथ पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो समाधान पाटिल का आता है, जो जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पंकज राजा जी हमें कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, जो बात मीडिया चैनल से नहीं पता चलता वो आपकी कहानी सोशल मीडिया पर सुनकर हमें पता चल जाता। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी हमें कमेंट लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद में सरवई कुरैशी जी, वाओ व्हाट ए लॉयल वुमन, शी इज गुड, में गॉड ब्लेस हर। आजकल 100 में से एक आधी औरत ऐसी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद साहा जी बहुत अच्छी कहानी है। ठाकुर मूलराज जी हमें कमेंट करते हैं बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रामदास धाकड़ जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोनू जागिड़ जी का कमेंट आता है, मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी सुपर से ऊपर लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं, सपन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम निहोर यादव हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है कमल चौहान जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।